आप सभी को ह्यूमैनिटीज़ साइंस चैनल पे सभी का स्वागत है। और इस ह्यूमैनिटीज़ साइंस चैनल पे हम लोग झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज चलाएंगे, मतलब झारखंड ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हम लोग झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं झारखंड में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो जेपीएससी हो, जीएसएससी हो, वो सब की तैयारी करेंगे। और वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में 7500 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और उन सबको हम लोग देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य पुस्तक है। और ये हम लोगों को हर तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें और आप देखेंगे कि झारखंड के हर सेक्टर से इसमें क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उसका भी संकलन है, उसको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये पुस्तक अगर आपके पास नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में ये जो है वो बुक को साथ में रखा गया है। इसमें जो है वो 19 चैप्टर हैं, एक एक करके हम लोग सब देख लेंगे। झारखंड का इतिहास है, झारखंड आंदोलन है, फिर झारखंड की विशिष्ट पहचान है, झारखंड का लोक साहित्य है, झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार हैं, झारखंड के जो शिक्षण संस्थान है, झारखंड के खेलकूद, ज़मीन संबंधी कानून जिसमें सीएनटी और एसपीटी एक्ट दोनों को देखेंगे। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास, तो भारत आज़ादी के बाद जो है वो झारखंड में कैसे कैसे आर्थिक विकास हुए, उससे लेकर के 2023 तक की सारी चीज़ों को देखेंगे। झारखंड की मुख्य नीतियाँ कौन कौन सी हैं, फिर झारखंड का औद्योगिक विकास कैसे कैसे हुआ, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि मतलब झारखंड जो है पूरे इंडिया में मिनरल रिच और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके लिए औद्योगिक विकास की नीतियाँ क्या क्या है और कैसे कैसे हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, वो योजनाओं को देखेंगे। वन और वन्य जीव जंतु, ये दोनों चीज़ को देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब यहाँ पे वन कितने हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर हम लोग पर्यावरण को देखेंगे, आपदा प्रबंधन देखेंगे कि किस किस प्रकार के आपदा झारखंड में आ सकते हैं, वो प्राकृतिक आपदा हो या मानवीय आपदा हो। साथ ही साथ हम लोग संप्रति झारखंड देखेंगे, झारखंड की विभूतियाँ, जो झारखंड के महान महान लोग हुए हैं, जो झारखंड का अस्तित्व आज जो है और इसमें से उन लोगों का क्या योगदान रहा है। आर्थिकी 2023-24 का देखेंगे और समसामयिक देखेंगे। उसके अलावा इस पुस्तक में जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में, झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ है तो उसका मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है, हम लोग प्रीलिम्स देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, उसका क्वेश्चन देखेंगे। शाखा सिपाही प्रतियोगिता देखेंगे हम लोग, विशेष शाखा सिपाही जिसको हम लोग स्पेशल कांस्टेबल कहते हैं, एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही कहते हैं। पीजीटी लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। अभी एसएससी, जेएसएससी, सीजीएल चल रहा है, वो सारे क्वेश्चंस जो अभी तक पहले पूछे जा चुके हैं। उसके अलावा रिजर्व बटालियन हो गया, इंटरमीडिएट के भी जैसे पंचायत सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ था, तो वो सारे क्वेश्चंस जो पहले पूछे जा चुके हैं उन सब का संकलन इस पुस्तक में है और हम लोग वो सारे को एक एक करके देखेंगे। पुलिस अवर निरीक्षक है, उसका भी इसमें से है। आरक्षी प्रतियोगिता हुआ है, सचिवालय स्टेनोग्राफर है, फिर सहायक प्रतियोगिता में जैसे उत्पाद निरीक्षक हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं और उन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग झारखंड का इतिहास देखते हैं और इस झारखंड के इतिहास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो झारखंड का इतिहास में पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में निवास करने वाले अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो गठन हुआ है वो मुख्य रूप से आदिवासियों को ध्यान में रख करके किया गया है, यहाँ की जनजातियों को ध्यान में रख करके किया गया है। लेकिन झारखंड ऐसा नहीं है कि जिसमें जनजातियाँ बहुल हैं, बल्कि यहाँ पे जनजाति और जो गैर जनजाति हैं ये दोनों मिल करके यहाँ शुरू से रहते आए हैं, बहुत पहले से रहते आए हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब उनका 60%, 70%, 80% जो जनसंख्या में हिस्सा है, बल्कि वो भी मतलब 43% के आसपास हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियाँ निम्न में से किस प्रजाति की है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो दिखे जो हम लोग मार्क करें। तो हाँ ठीक है, रेड कर लिया गया। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। उसके बाद बोलता है दूसरा क्वेश्चन में कि झारखंड के किस जिले में इस्को गुफा स्थापित है, इस्को गुफाएं। तो इस्को गुफाएं जो है वो हजारीबाग में स्थापित हैं। तो आप सभी याद रखिएगा कि झारखंड के हजारीबाग जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, देहोंगी पुरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है।
तो क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल। पूरा पाषाण कालीन स्थल तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास पढ़ने के समय हम लोगों को समय का विभाजन करना पड़ता है, उसमें पाषाण काल था, उस पाषाण काल को भी बांटा गया था। तो एक था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया था, तो उसमें से एक है पूरा पाषाण कालीन स्थल। तो देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल है, मतलब वहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो किस टाइम के वो जो मिले हैं एविडेंस, तो वो है पूरा पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। तो देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल है, और ये किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो है वो हमारा हजारीबाग जिला में ही स्थित है। तो देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल जो है वो हजारीबाग में है। क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि बहुत सारा ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल है, उसमें से एक देहोंगी हजारीबाग लिखा हुआ रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी के नमूना मिले हैं। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं और चित्रकारी से पूछे जाते हैं। तो ये जो है वो हजारीबाग का इसको जो है वो वहाँ पे इसको, ये नंबर ऑप्शन है, इसको हो जाएगा, जिसमें पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी का नमूना मिला हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है। तो रामगढ़ जिले में भी पूरा पाषाण कालीन स्थल मिले हैं, उसमें से जो ऑप्शंस है उसमें से हो जाएगा कुसुमगढ़। कुसुमगढ़ जो है वो रामगढ़ जिले में पाया जाता है, जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें से हमको 6ठा में चुनना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। अगर हम लोग ये जान ले कि कौन सा जगह और कौन सा जिला है तो वहीं से आंसर हम लोगों का बन जाएगा। तो इसका आंसर ये नंबर है, बजना पलामू। तो बजना जो है वो पूरा पाषाण कालीन स्थल है जो पलामू में पाया जाता है। 7वां नंबर देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हुए हैं। तो क्वेश्चन हम फिर से बोल देते हैं। तो ये है कि निम्न में 4 हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, स्थल का नाम दिया हुआ है। इसमें से हमको मतलब टिक करना है कि प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र, मतलब पत्थर पे जो चित्र बने होते हैं, और अनेक प्राकृतिक गुफाओं के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ पे हैं। तो इसका आंसर होगा भवनाथपुर, ऑप्शन नंबर सी, भवनाथपुर। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अभी जैसे इसके ऊपर में जो क्वेश्चन पढ़े थे कि भवनाथपुर जो है वो पूरा पाषाण कालीन स्थल है, सॉरी पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं है, प्रागैतिहासिक कालीन है, जहाँ पे शैलचित्र मिले थे और बहुत सारी प्राकृतिक गुफाएं मिले थे। तो वही क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है। तो जो चित्र बनाए जाते थे उसमें किस पशु का चित्रण है, तो वहाँ पे भैंसा का मिला हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भैंसा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए। लेख कहने का मतलब क्या होता है कि लिखा हुआ, जब वहाँ पे उत्खनन किया गया तो वहाँ पे जो है वो हम लोगों को कहाँ से मिला हुआ है। तो इसका आंसर है दूध पानी, और ये दूध पानी जो है वो हजारीबाग में है। तो क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि दूध पानी कहाँ पाया जाता है। तो जो दूध पानी है वहाँ से हमको 8वीं सदी के लेख प्राप्त हम लोगों को हुए थे, और ये उत्खनन करने पर मिले थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, दूध पानी नव पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है। वही क्वेश्चन है। तो नव पाषाण कालीन स्थल है दूध पानी, और दूध पानी जो है वो हजारीबाग में पाए जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग पाल वंश पढ़ चुके हैं इतिहास में। तो पाल वंश के टाइम में जो है वो वहाँ के शासक जब इधर आते थे तो उस तरह की मूर्तियाँ, या मतलब व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, तो ये जो पाल कालीन मूर्तियाँ हैं वो किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं, ऐसा हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, डुमडुमा। डुमडुमा वो जगह है जहाँ से मतलब पाल कालीन मूर्तियाँ पाई गई, उसके अवशेष पाए गए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है। तो मुगल काल में कुंपा का किला बनाया गया था, और वो कुंपा का किला कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा चतरा। चतरा वो जगह है जहाँ पे मुगल कालीन कुंपा का किला स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस नव पाषाण कालीन स्थल से
पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे वो पाषाण काल को हम लोग विभाजित करते गए थे तो क्या हुआ था, जैसे जैसे पाषाण काल आगे बढ़े थे, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे तो वो मोटे मोटे होते थे, वो उतने धारदार नहीं होते थे। फिर हम लोग आगे आते हैं मध्य पाषाण काल में, तो उस समय जो औजार मिलते हैं पत्थरों के, उसमें क्या होते हैं, वो धारदार होते हैं, वो नुकीले होते हैं। नव पाषाण कालीन में आते हैं तो और धारदार होते हैं। तो वही क्वेश्चन है सेम कि मतलब नव पाषाण कालीन स्थल जो है वहाँ से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं, उस जगह का नाम क्या है? तो वो जो है वो हम लोगों को मिला था रारू नदी तट पर। तो 13 का सी हो जाएगा, रारू नदी तट पर, जहाँ पे हम लोगों को नव पाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण चतरा जिले के किस प्रखंड से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है गिद्धौर। गिद्धौर वो जगह प्रखंड है जहाँ पे चतरा जिले के मतलब चतरा जिले में मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 15वां क्वेश्चन पे आते हैं हम सभी। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जानते हैं हम लोग कि झारखंड जो है वो बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का एक बहुत बड़ा मतलब केंद्र रह चुका था। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हम लोगों को बताना है कि किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए 15 का जो है वो डालमी आंसर होगा। डालमी कहने का मतलब क्या हो गया कि डालमी जो जगह है जहाँ पे हम लोगों को बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है बुद्धपुर नव पाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बुद्धपुर नव पाषाण कालीन स्थल है और ये जो है वो धनबाद जिला में स्थित है। तो इसका आंसर धनबाद हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन बोलता है झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं कि झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है इसमें से आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो हम लोगों को यहाँ पे काल पूछा गया है कि किस काल से वो संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। इसका मतलब है कि यहाँ पे पूर्व पाषाण काल से ही आदि मानव रहते थे। चलिए, तो ये हम लोग जो है वो झारखंड के पाषाण कालीन से हम लोग रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको देख लिए और हमको लगता है कि आप सभी को याद भी हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं साहित्यिक स्रोत। कहने का मतलब झारखंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस मिला है तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस के सोर्स हो सकते हैं। जैसे हम लोगों को मिल सकते हैं क्या कि मतलब खुदाई मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, खुदाई हुआ, सिक्का निकला, मृद भांड मिले जिसको हम लोग बर्तन वगैरह कहते हैं, औजार मिले, कुछ और चीज़ मिले, तो ये सब जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एविडेंस हो जाएगा। और दूसरा एविडेंस क्या होता है, लिटरेचर, कि मतलब झारखंड के बारे में, झारखंड से या बाहर से या विश्व के बाकी क्षेत्रों में जो झारखंड के बारे में उल्लेख हुआ है तो वहाँ से जो हम लोगों को जानकारी मिलेगी उसको हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत। तो झारखंड के बारे में कौन कौन से कैसे कैसे साहित्यिक स्रोत मिले हैं उससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ह्यूमैनिटीज साइंस चैनल है और इसमें आप लोग जुड़े रहिए और इसमें आप लोग को एक से एक वीडियोज़ मिलेंगे जो झारखंड रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, एक एक करके समझा जाएगा और आपको याद भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचते हैं जो लिटरेचर रिलेटेड है। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि वैदिक साहित्य में झारखंड को लेकर के क्या मतलब वहाँ पे उल्लेखित है। तो इसका सीधा सा आंसर है बी नंबर, खुखरा। तो वैदिक कालीन साहित्यों में जो झारखंड या छोटा नागपुर पठार के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। 19 नंबर पे आते हैं। तो महाभारत के खाली जगह है मतलब किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है। तो मतलब महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है, तो वो है दिग्विजय पर्व। तो दिग्विजय पर्व में जो है वो छोटा नागपुर के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। तो वो है 20वां नंबर में कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो महाभारत जो हमारा एक महाकाव्य है, ठीक है, तो उस महाकाव्य में झारखंड क्षेत्र के लिए जो किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो महाभारत में जो है वो झारखंड को
पशु भूमि कहा गया। और पशु भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ेंगे और जगह पढ़ेंगे तो झारखंड में हम लोग जानते हैं कि बहुत विशाल घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जैसे विशाल जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे हाथी हो गया। तो हाथी जो है वो युद्ध में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ से मतलब झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में जो है वो इन पशुओं का सप्लाई किया जाता था या यहाँ से उनको तैयार करके भेजा जाता था, तो इसलिए भी इसको पशु भूमि के तौर पे वहाँ पे वर्णित किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्न में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की गई है? तो ये सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो उसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम है शम्स ए सिराज अफीक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शम्स ए सिराज अफीक वही हैं जो तारीख ए फिरोज शाही लिखे हुए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो बोलता है निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो एक पद में जब आया है तो उसका आंसर कबीरदास होगा और इसको रटने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे कबीर के जो दोहे वगैरह हैं, ये कबीरदास को हम लोग सबको जानते हैं कि किस प्रकार से वो जाति प्रथा का विरोध करते थे, उसके खिलाफ बोलते थे। वो मतलब जेंडर को लेकर के इक्वालिटी की बात करते थे कि सभी महिला पुरुष बराबर हैं। तो वही कबीरदास जो है वो झारखंड का उल्लेख जो है वो एक पद में किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो है द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? मतलब एक पुस्तक का नाम है द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है बोरमैन। ठीक है, तो याद रखिएगा बोरमैन जो है वो द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारियां प्राप्त होती हैं? तो हमको उस पुस्तक का नाम बताना है जिससे चेरो, खरवार, भूमिज आदि जनजाति हैं उनके बारे में हमको उस झारखंड में कब आए, उनकी संस्कृतियाँ, ये सब के बारे में जो जानकारी मिलती है तो उस पुस्तक का नाम बताना है। तो 24 का डी जो है वो DN मजूमदार जो हैं उनके पुस्तक में इन सभी का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। तो DN मजूमदार हो जाएगा इसका आंसर। 25 नंबर बोलता है द कोल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो 25 नंबर क्वेश्चन में हमको सीधा सा आंसर देना है कि कोल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन जो है वो द कॉल ऑफ छोटा नागपुर लिखे हुए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन लिखता है नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम। तो मानभूम आप लोग जानते हैं कि झारखंड में ही पाया जाता है, धनबाद से सटा हुआ क्षेत्र है मानभूम। तो नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम, टूर का मतलब होता है कोई जगह में जाना। तो एक नोट्स जब वो मानभूम घूमे तो वहाँ पे उस टूर का मतलब घूमना डिस्कस कर ही चुके हैं। तो मानभूम जब वो घूम रहे थे तो उनके बारे में वो अपना नोट्स तैयार करते हैं, तो उस पुस्तक का नाम ही दे दिया गया है नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम। उसके रचनाकार कौन है? तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो इसके रचनाकार हैं L. टिकेल। ठीक है, तो L. टिकेल जो है वो लिखे हुए हैं नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम। तो हम लोग जो है वो साहित्यिक स्रोत से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग जो है इतिहास में आगे बढ़ते हैं, झारखंड के इतिहास में, और अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। जिनको इंडिया का हिस्ट्री पता होगा वो बहुत इजीली जो है वो झारखंड के हिस्ट्री को कोरिलेट कर पाएंगे। तो मतलब मान के चलते हैं कि हम जितने भी आप लोग बुद्धिजीवी हैं वो सारे के सारे इन सारे चीज़ों का ज्ञान है आपको, और आप लोग अच्छा से भारत के इतिहास को जानते ही। और मतलब जो भी बच्चे और आप लोग सारे झारखंड का तैयारी कर रहे हैं या किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो काफ़ी पढ़े लिखे और झारखंड के लोग ऐसे भी काफ़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं। तो ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है वो 27 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। वहाँ देखिए 27 नंबर सभी को। तो हजारीबाग जिले के पूरा पाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया, ये क्वेश्चन है। तो सीधे पूछा गया है कि पूरा पाषाणकालीन स्थल जो है वहाँ पे उत्खनन कब करवाया गया था। तो 1991 जो है 1991 में पूरा पाषाणकालीन स्थल जो हजारीबाग जिले में है वहाँ पे उत्खनन करवाया गया था 1991 ईस्वी में। 28 नंबर देखते हैं हम लोग, किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और हम लोग इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब वहाँ से चित्र मिले हैं, ये किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सीधा है इसको ही है, जहाँ पे हम लोग पूरा पाषाणकालीन स्थल है वहाँ से भूल भुलैया की आकृति मिली थी, अंतरिक्ष मिला था, जहाज मिला था, नक्षत्र मिला था, अष्टदल करके भी जो चित्र मिला हुआ था वो भी मिला हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इसको।
29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो सीधा सा है कि मतलब चाईबासा आपको दे दिया गया है और आपको बताना है कि उस क्षेत्र में जो है वो पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दरगाम। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा दरगाम। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पत्थर के स्लेट नौ पाषाणकालीन स्थल से मिले हैं। तो पत्थर के स्लेट कौन से नौ पाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जू। बुर्जू वो जगह है जहाँ से पत्थर के स्लेट मिले हैं जो नौ पाषाणकालीन स्थल है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो है दरगामा गांव। दरगामा गांव कौन सा कालीन स्थल है? कौन सा कालीन स्थल है मतलब वो पाषाणकालीन में कौन सा पाषाणकालीन हो सकता है या ताम्रकालीन है? तो उसका आंसर हम लोगों को करना है। तो दरगामा जो है उस जो है ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। तो मतलब वहाँ पे जो ताम्रकाल के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं दरगामा से। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो किस ताम्र पाषाणकालीन से लोहे की यारी मिली हुई है? तो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से लोहे की यारी मिली है, उस जगह का नाम बताना है। तो इसका आंसर है ये बसिया। बसिया वो जगह है जहाँ पे हम लोगों को ताम्रकालीन स्थल है जहाँ से लोहे की यारी मिली हुई है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जो है वो प्राचीन इतिहास देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक कालीन देख लिए हम लोग, पाषाण कालीन देख लिए, ठीक है। उसके पहले के भी जो अवशेष वगैरह थे हम लोगों को वो सब भी देख चुके हैं। अब हम लोग प्राचीन इतिहास देखते हैं। प्राचीन इतिहास जो है वो 33 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो यहाँ पे हम लोगों को 3 ऑप्शंस दिए हैं और हम लोगों को बताना है कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन है। तो इसमें से हो जाएगा बिरहोर। बिरहोर जो है वो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति में मानी जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो हमको बताना है कि मतलब भवन कला निर्माण में कौन सा जनजाति निपुण था। तो इसका आंसर हो जाएगा असुर। असुर जनजाति जो है वो भवन निर्माण जो कला होता है, भवन बनाने की जो कला होती है जिसमें भवन बनाए जाते हैं, तो उसमें सबसे निपुण जो है वो जनजातियों में असुर माने जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट के मिलता है? तो खड़िया जनजाति की जो प्रथम बस्ती का प्रमाण है वो किस नदी के तट पे मिलता है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो होगा वो होगा दक्षिणी कोयल नदी। तो दक्षिणी कोयल नदी है जहाँ पे खड़िया जनजाति के प्रथम बस्ती का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो मतलब किस जनजाति के बारे में माना जाता है कि ये जो जनजाति है वो तिब्बत से आया है? तो ये जो मुंडा जनजाति हैं इनके बारे में माना जाता है कि ये तिब्बत से होते हुए आए हुए हैं। मतलब ये तिब्बत के मूल निवासी थे और उधर से होते हुए झारखंड की ओर आए। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? और ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप सभी जानते हैं। हम एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। तो मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो आप सभी जानते हैं कि सुतिया पाहन वो व्यक्ति हैं जिनको मदरा मुंडा ने वो मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किए थे, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। तो हम लोगों को बताना है कि दक्षिण भारत से कौन जनजाति झारखंड में आकर के निवास किए हैं। तो इसका आंसर है उरांव। तो झारखंड में हम लोग जानते हैं कि उरांव जनजातियाँ बहुत ही डेवलप्ड जनजातियाँ हैं और इनके यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अच्छे रोज़गार प्राप्त हैं। मतलब वो मतलब खेती में भी, कृषि में भी संपन्न है, अच्छे अच्छे जगहों पे जॉब कर रहे होते हैं, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है। तो उरांव जनजातियाँ काफ़ी डेवलप हैं और ये जो दक्षिण भारत से आकर के झारखंड में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में जाते हैं। तो किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ पाई जाती है? तो झारखंडी भाषा है कुड़ुख। कुड़ुख की समानता जो है वो कन्नड़ से पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो क्वेश्चन है कि किसके टाइम में जो है वो संथालों को, मतलब संथाल एक जनजाति है, उसको संथाल परगना में बसाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल के टाइम में जो है वो संथालों को संथाल परगना में बसाया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो है उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? क्वेश्चन सिंपल सा है कि उरांव जनश्रुतियों के अनुसार से, जनश्रुतियों के अनुसार से मतलब हमको कोई लिखा हुआ इतिहास का वो साक्ष्य नहीं है या कोई हम लोगों को वैसा कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि एक जनश्रुति हुआ है, लोग कहे आ रहे हैं, बोले आ रहे हैं और वो कहानी चला आ रहा है। तो उरांव में जो जनश्रुतियाँ आ रही है उसके अनुसार से किस जनजाति
जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था। इनका कहना है कि उरांव के लोग जो हैं वो पहले कोई मांस नहीं खाते थे, बल्कि एक जनजाति है जो इनको प्रेरित किया था, तब ये मांस खाना स्टार्ट किए। तो इसका आंसर है मुंडा। तो इनके अनुसार से उरांव जो है उनका कहना है कि मतलब मुंडा जब हम लोगों को प्रेरित किए थे, तब जा कर के हम लोग जो है वो खाना स्टार्ट किए। ठीक है, तो अब जो है वो हम लोगों देख लिए कि मतलब भारत झारखंड का इतिहास देख रहे थे, और उस झारखंड के इतिहास में जो है हम लोग साहित्यिक स्रोत देख लिए, उसके पहले का टाइम का देख लिए, प्रागैतिहासिक कालीन देख लिए, प्राचीन इतिहास भी देख लिए, वैदिक युग अब हम लोग देखने जा रहे हैं। प्राचीन इतिहास हो गया है, हम लोग वैदिक युग देख लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आज देख लेंगे। उसके बाद बचे हुए पोर्शंस को श्रृंखला में, इस सीरीज में आगे की ओर हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वैदिक युग की ओर रुख करते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश। तो अमरनाथ दास का पुस्तक लिखा हुआ है, उसका नाम अमरकोश है। ये यहीं से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है। पूछा जाएगा अमरनाथ के लेखक की वो रचना बताएं, या बोला जाएगा अमरकोश के लेखक कौन है। ठीक है, तो अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश है में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया। तो उस पुस्तक में वो चाईबासा के लिए किस शब्द का प्रयोग किए गए हैं, तो उनका नाम है श्रीवास। तो चाईबासा के लिए जो अमरकोश में अमरनाथ साहब जो हैं वो श्रीवास शब्द का प्रयोग किए हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी। तो अगर हम लोग ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार से आए, तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार से वैदिक काल में मगध क्षेत्र में, तो वैदिक काल में मगध क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती थी, तो ये उसका आंसर जो है वो हो जाएगा सबर। सबर जनजाति जो थी, तो मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण में इस चीज़ का उल्लेख है कि वैदिक काल में जो मगध क्षेत्र में है वो सबर जनजाति निवास करती थी। हम लोगों को आगे मगध साम्राज्य भी पढ़ना है, आप सभी जानते हैं, सिकंदर की कहानी, पोरस की कहानी, उसके बाद फिर जो है वो सम्राट अशोक आते हैं, है ना, कौटिल्य का नाम सुने होंगे, चाणक्य जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के मगध में, धनानंद को हरा करके। तो ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार से वैदिक काल में मगध क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती थी, तो सबर जनजाति थी जो मगध में निवास करती थी। अब हम लोग बौद्ध धर्म में आ रहे हैं। तो झारखंड में बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है। तो गौतम बुद्ध की जो जन्मभूमि है झारखंड बताने वाले जो हैं वो डॉक्टर वीरोत्तम साहब है। डॉक्टर वीरोत्तम साहब अपने पुस्तक में इस बात का वर्णन करते हैं कि गौतम बुद्ध की जन्मभूमि जो है वो झारखंड है। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। तो झारखंड इतिहास एवं संस्कृति एक पुस्तक है, उसका पुस्तक का नाम ही है झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरोत्तम। तो डॉक्टर वीरोत्तम साहब जो हैं वो इस पुस्तक को लिखे हैं, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, तो निम्न में से किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी। तो पाकबीरा जो है एक जगह है जहाँ पे बौद्ध खंडहर प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन थे। तो इसका आंसर होगा आरसी बोकन। ठीक है, तो आरसी बोकन जो है वो पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं हम लोग। तो 47 बोलता है, खुट्टी जिले के किस गांव से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बेलवा दाग वो जगह है। बौद्ध विहार किसको कहते हैं, तो जैसे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे और वो क्या करते थे कि घर से दूर मठों में, विहारों में, तो उनको विहार कहा जाता था। जहाँ पे रहते थे, तपस्या करते थे, साधना में लीन होते थे, तो उनको बौद्ध विहार कहा जाता था उस जगह को। ठीक है, तो खुट्टी जिले के बेलवादाग गांव है, वहाँ से, बेलवादाग ग्राम से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं हम लोग। तो 48 बोलता है कि झारखंड राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियां की खोज किसने की थी। क्वेश्चन है कि राजमहल क्षेत्र में स्थित कांकजोल है, वहां से बुद्ध की मूर्तियां की खोज किसने की थी। तो 48 का आंसर जो है वो हो जाएगा कनिंघम। तो कनिंघम वो व्यक्ति हैं जो मतलब कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 49 में जाते हैं हम लोग। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो कुषाण शासक हैं, तो कुषाण शासक के जो सिक्के हैं वो रांची के आसपास क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं।
तो हम लोग झारखंड के बौद्ध धर्म देख रहे हैं और अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से, किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? तो आप लोग जानते हैं कि चतरा में भद्रकाली मंदिर है और यहाँ पे साल में एक बार मेला भी लगता है, जो राष्ट्रीय त्यौहार के मतलब राष्ट्रीय त्यौहार तो नहीं कहेंगे, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे इसकी अपनी एक विशेष पहचान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया है कि मतलब जो भद्रकाली मंदिर के आसपास में जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं वो किस सदी की मूर्तियाँ मिली हैं? तो 50 का आंसर है ये 7वीं सदी, वो बौद्ध काल के टाइम का ही। अब हम लोग एक झारखंड का जैन धर्म देखेंगे। जैन धर्म के बाद जो है वो हम लोग अगले वीडियो में, अगले श्रृंखला में हम लोग मगध साम्राज्य देखेंगे, मौर्य साम्राज्य देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जैन धर्म में इंटर कर जाते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन है, कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? तो जो कंसाई और दामोदर नदी घाटी है वहाँ पे जो है वो जैन धर्म से के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं, और ऑब्वियसली हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो याद रखिएगा, कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है जहाँ से हम लोगों को जैन धर्म के प्रसार का साक्ष्य मिलता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? हाँ, तो ये कौन से धर्म से रिलेटेड कौन सा स्थल है, जो अभी हम लोग ये भी देख चुके थे कि पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं, नव पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं। उसी प्रकार पूछा जाएगा कि जैन स्थल जो है वो कौन सा है, तो इसका हो जाएगा पवनपुर। पवनपुर जो है वो एक प्रसिद्ध जैन स्थल है, ये नंबर पवनपुर। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है, वो किस साहित्य से मिलता है? तो इसका आंसर है आचारांग सूत्र। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आचारांग सूत्र है, इसी साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। अब हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है, जैन साहित्य के अनुसार से कितने तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो मतलब अगर हम लोग जैन साहित्य के अनुसार से चलेंगे तो 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ की पहाड़ी पर हुई है। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? और ये जो क्वेश्चन है वो मतलब जो पार्श्वनाथ उनके नाम से ही है पारसनाथ की पहाड़ी जो पड़ी हुई है, तो ये पार्श्वनाथ ही हैं जो जैन तीर्थंकर हैं, उनका महाप्रयाण जो है वो पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। समेत शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि गिरिडीह जो जिला है, ठीक है, तो गिरिडीह जिला में ही जो है वो समेत शिखर जी पहाड़ी है। समेत शिखर जी कोई और नहीं बल्कि पारसनाथ पहाड़ी का ही हम लोग समेत शिखर जी भी कहते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो जंगल लाइफ इन इंडिया, जंगल लाइफ इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा वी बॉल। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से झारखंड के इतिहास को देख रहे थे और हम लोग जो है वो जैन धर्म तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस सीरीज़ की सारी श्रृंखलाएँ की वीडियो मिल जाए। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि मतलब सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी विषय हैं उनके भी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का ह्यूमैनिटीज़ साइंस के साथ जुड़े रहने के लिए।